निशान सर फ्रॉम एग्री क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और हम ये जानेंगे कि कोशिका किस प्रकार से जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों इकाई पहले से समझने का प्रयास करेंगे। कोशिका है क्या? अगर आप लोगों ने पहले के क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी जीव का निर्माण कोशिकाओं से ही होता है। कोशिकाओं के मिलने से ही किसी जीव का शरीर का निर्माण होता है, चाहे जीव एक कोशिक हो अथवा बहुकोशिक हो। और कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई इसलिए है क्योंकि चाहे एक कोशिक हो, बहुकोशिक जीव अगर एक कोशिक हो तो एक ही कोशिका संपूर्ण रूप से एक जीव हो सकता है, जैसे कि अमीबा। अगर बहुकोश के जीवों का हम बात करें, इंसान, अन्य जीव जंतु, तो उनमें कोशिकाओं का समूह होता है। उन समूह से उत्तक का निर्माण होता है, उत्तकों से अंग बनता है, अंग से फिर अंगतंत्र का निर्माण होता है, अंगतंत्र के मिलने से फिर शरीर का निर्माण होता है। इस प्रकार से कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है, अर्थात किसी भी सजीव का शरीर कोशिकाओं के मिलने से ही बना होता है। अब हम क्रियात्मक इकाई की बात करेंगे। हम जानते हैं किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए बहुत सारे जैविक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, जिसे जैव प्रक्रम के नाम से भी जाना जाता है। चाहे श्वसन हो, पोषण हो, उत्सर्जन हो, परिवहन हो, इन हर चीजों में जरूरत कोशिका की पड़ती है और वही कोशिका इन क्रियाओं को संपन्न करता है। अर्थात किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए भी कोशिकाओं का कार्य करना बहुत जरूरी है, अर्थात कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई भी कही जा सकती है। यहाँ तक हम ये समझ गए कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई भी है, क्रियात्मक इकाई भी है। अब हम जानेंगे कि आखिर कोशिका का पता सबसे पहले किसने लगाया, कब लगाया, कैसे उसके बारे में और अध्ययन किया गया और आज कोशिका के बारे में किस हद तक जानकारी रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका की खोज की। जैसा कि आप सभी को पता होगा और जिन्हें नहीं पता तो जान लेंगे कि कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी, जो कि स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से की थी। स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है खुद से बनाया गया सूक्ष्मदर्शी। और ये जो कार्य था, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से की थी और उन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका को देखा था, जो कि पेड़ की छाल में था। अब हम जानेंगे कि कोशिका किस प्रकार से संरचित है। हम जानते हैं कि कोशिका कोष्ठ में, जैसे रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा जिस तरह से, तो एक पेड़ की छाल अर्थात कॉर्क था और कॉर्क पे इस तरह का संरचना उन्होंने देखा। अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, जो मधुमक्खी के छत्ते के समान था। और इसे ही उन्होंने कोशिका कहा। कोशिका का शाब्दिक अगर लैटिन भाषा का बात करें तो सेल से ही कोशिका का उत्पत्ति हुआ है और कोशिका से ही सभी जीवों का निर्माण होता है। जहां तक कोशिका की संरचना की बात की जाए, कोशिका चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, अगर हम बात करें एक चींटी की कोशिका का और एक हाथी की कोशिका का, तो दोनों का जो कोशिका का संरचना होगा वो समान होगा। कोशिका बड़ा या छोटा हो सकता है, कोशिका का जो संरचना होता है वो हमेशा समान होता है। जैसे प्रत्येक कोशिका में एक बाहरी संरचना होता है जिसे कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। ये जो फिगर है, इस फिगर में एक कोशिका का संरचना बना हुआ है। इस कोशिका की संरचना में जो सबसे बाहरी संरचना आपको नजर आ रही है वो है आपकी कोशिका झिल्ली। उसके बाद जो संरचना है ये है ये बीच का केंद्रक। उसके बाद जो संरचना है कोशिका के अंदर जो छोटी छोटी संरचनाएं नजर आ रही है, ये कोशिका की मूलभूत इकाई है, अर्थात इन्हीं के मिलने से कोशिका का निर्माण होता है। इसलिए इसे कोशिका अंगक या फिर कोशिकांग कहा जाता है। हम बोल सकते हैं कि कोशिका का निर्माण कोशिकांग के मिलने से होता है। जिस प्रकार से किसी भी जीव के शरीर का निर्माण कोशिकाओं के मिलने से होता है, तो कोशिका का निर्माण भी छोटे छोटे अंगकों से होता है, जिसे हम कोशिका अंगक कहते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य की। तो ये जो कोशिका है, इस कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली, इन दोनों के बीच में जो द्रव्य पाया जाता है इसे कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। और अगर इस कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को जोड़ दें, अर्थात हम बात करें कोशिका झिल्ली के अंदर के सारे भाग को, कोशिका अंगक को हटा करके, तो उसको हम जीव द्रव्य कहेंगे। कोशिका द्रव्य
मतलब जिसमें केंद्रक जुड़ा हुआ नहीं होगा, जीव द्रव जिसमें केंद्रक जुड़ा हुआ होगा, अर्थात बिना केंद्रक के अंदर का सारा भाग कोशिका द्रव और केंद्रक के साथ अंदर का सारा भाग जीव द्रव कहलाएगा। ये जो कोशिका अंगक हम देख रहे हैं, इस कोशिका अंगक के बारे में हम एक एक करके आगे जानकारी प्राप्त करेंगे और ये प्रत्येक अंगक का भी अपना अलग अलग कार्य होता है। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक प्याज है, तो हम सब जानते हैं कि प्याज जो है एक सल्कगंध बोल सकते हैं। ये जो प्याज है, इस प्याज को अगर इस प्रकार से काटते हैं, जैसा कि घर में आप लोगों ने देखा होगा, तो इसे एक पतली झिल्ली निकलती है, प्लास्टिक की जैसी पतली झिल्ली। उस झिल्ली को निकाल करके अगर हम कांच के स्लाइड में रखें, फैला दें और इस झिल्ली में हम सेफ्रामिन, मेथिलीन ब्लू या फिर आयोडीन का इस्तेमाल करें। ये सभी कोशिका रंजक है। कोशिका रंजक का मतलब होता है जो कोशिकाओं को रंगने का काम करता है। अगर इसमें हम आयोडीन, मेथिलीन ब्लू या फिर सेफ्रामिन इनमें से कुछ भी इस्तेमाल करते हैं और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देखते हैं, यहाँ भी हमें छोटी छोटी कोशिकाएं नजर आएंगी। अर्थात ये जो प्याज है ये भी कोशिकाओं के मिलने से बना है। एक एक कोशिका मिलकर के सल्कगंध अर्थात प्याज का निर्माण करती है। अब हम बात करेंगे क्या कोई एक कोशिका एक संपूर्ण जीव हो सकता है? तो एकदम हो सकता है। जो एक कोशिका है वो संपूर्ण जीव हो सकता है और बहुत सारी कोशिका मिलकर के भी संपूर्ण जीव का निर्माण करती है। इस प्रकार से पृथ्वी पर कोशिका के आधार पर दो तरह के जीव होते हैं। एक होते हैं एक कोशिकीय जीव, दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जिसमें एक ही कोशिका से संपूर्ण जीव का निर्माण होता है, जैसे अमीबा, जिसके बारे में हम सभी ने सुना होगा, आप सभी ने जाना होगा। ये जो अमीबा है ये एक ही कोशिका है और एक ही कोशिका के माध्यम से अपने सारा काम करता है और अपना जीवन को बिताता है। एक और एक कोशिकीय जीव का उदाहरण लेते हैं। ये अमीबा और ये पैरामीशियम, ये दोनों एक कोश के जीव हैं, लेकिन दोनों में मुख्य अंतर ये है कि अमीबा का कोई भी निश्चित संरचना नहीं होता, जबकि पैरामीशियम का एक निश्चित संरचना होता है। अमीबा अपने आकार को बदल सकता है, पैरामीशियम अपने आकार को नहीं बदल सकता। अमीबा अपने शरीर के किसी भी भाग से, चाहे उसको भोजन का जरूरत हो, ऑक्सीजन का जरूरत हो, शरीर के किसी भी भाग से भोजन, ऑक्सीजन ले सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल सकता है। ये काम अमीबा कर सकता है। परंतु एक कोश के जीव होने के बाद भी पैरामीशियम में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पैरामीशियम के अंदर जो बहुत सारे कोशिका अंगक होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था कि कोशिका के अंदर कोशिका अंगक होते हैं, प्रत्येक कोशिका अंगक का अलग अलग कार्य होता है। तो जो पैरामीशियम के अंदर कोशिका अंगक होते हैं, वो कोशिका अंगक पैरामीशियम को जीवित रहने के लिए सारे क्रियाकलाप में मदद करते हैं। अर्थात एक कोशिकीय जीव भी दो तरह के हो सकते हैं, एक जिनका निश्चित आकार नहीं होता, दूसरा जिनका निश्चित आकार होता है। एक जो शरीर के किसी भी भाग से भोजन, ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा जिनका आकार निश्चित होता है, जो शरीर के किसी भी भाग से भोजन, ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर सकते, अर्थात उनको ग्रहण करने के लिए उनके अंदर विशिष्टीकृत कोशिका अंगक होते हैं। विशिष्टीकृत का मतलब जिस कोशिका अंगक का जो कार्य है उसी कार्य में वो सक्षम होता है। तो इस प्रकार से एक कोशिकीय जीव भी दो तरह के हो सकते हैं, एक निश्चित आकार, एक अनिश्चित आकार। एक किसी भाग से भोजन को ग्रहण कर सकता है, दूसरे में भोजन ग्रहण करने के लिए अलग कोशिका अंगक होते हैं। अब हम बहुकोशिकीय जीवों में आते हैं। बहुकोशिकीय जीव जैसे कि मान लेते हैं मनुष्य, हम सभी जानते हैं बहुकोशिकीय जीव में हजारों लाखों करोड़ों कोशिकाएं हो सकती है जिनका गिना जाना संभव नहीं है। तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और इनसे शरीर का निर्माण कैसे होता है वो समझना बहुत जरूरी है।
जैसे कुछ कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि कोशिका अंगक है, तो इन कोशिका अंगकों के मिलने से कोशिका का निर्माण होता है। उसके बाद ये जो कोशिकाएं हैं, अगर ये बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाए एक साथ, हम सभी जानते हैं कोशिकाओं का जो समूह होता है उस समूह को हम उत्तक कहते हैं, अर्थात लिख सकते हैं कोशिका के मिलने से उत्तकों के मिलने से अंग, जैसे बोल सकते हैं अंगों के मिलने से अंगतंत्र, जैसे पाचन तंत्र, और बहुत सारे जब अंगतंत्र मिलते हैं तो फिर हमारे शरीर का निर्माण होता है। इस प्रकार से बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होता है। पहले कोशिका अंगक होते हैं, कोशिका अंगकों के मिलने से कोशिका बनता है, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, और उत्तकों के समूह से अंग बनता है, अंग के समूह से अंगतंत्र का निर्माण, और अंगतंत्र से फिर पूरे शरीर का निर्माण होता है। उदाहरण के रूप में हम और भी इसको थोड़ा विस्तृत रूप से जानेंगे। जैसे हम एक संपूर्ण शरीर है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग तंत्र हैं, जैसे उत्सर्जन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, इनसे मिलकर शरीर का निर्माण होगा। और जो उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र इत्यादि हैं, वो किनसे मिलकर बना है? तो वो बना हुआ आपका अंगों से मिलकर के। जैसे अगर पाचन तंत्र का बात करें तो उसमें यकृत होता है, अग्नाशय होता है, क्षुद्रांत होता है, ये सभी हमारे अंग है, और उन्हीं अंगों से मिलकर के उस पाचन तंत्र का निर्माण होता है। अर्थात अंगों के मिलने से अंग तंत्र का निर्माण होता है, और ये जो अंग है ये कोशिकाओं के मिलने से, सॉरी उत्तकों के मिलने से होता है। बहुत सारे उत्तक मिलते हैं तो एक अंग का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे कोशिका मिलते हैं तो एक उत्तक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ तक के बारे में हम लोग जान चुके हैं, अब इसको थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। हम लोगों ने एक कोशिकीय जीव का बात किया था, और ये बहुकोशिकीय जीव, तो दोनों में साफ अंतर है। एक कोशिकीय जीव एक कोशिका के बने होते हैं, बहुकोशिकीय जीव बहुत सारे कोशिकाओं से बने होते हैं। एक बात यहाँ जानने योग्य है, जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनके जीवन का भी शुरुआत एक ही कोशिका से होता है। जैसे अंडा एक कोशिका होता है, उसके अंदर कोशिका का विभाजन होता है, तो एक कोशिका 2 में, फिर 2 4 में, फिर 8 16 32 64, इस प्रकार से बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण होता है और एक शरीर का निर्माण होता है। तो हम बोल सकते हैं चाहे जो एक कोशिक हो चाहे बहुकोशिक हो, शुरुआत एक ही कोशिका से होता है। एक कोशिका विभाजित होकर बहुकोशिका बनता है, जिससे एक संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है, जो बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। दूसरा चीज, एक कोशिकीय जीव में श्रम का विभाजन जो है, मतलब जो काम का बंटवारा है, वो कोशिका अंगक में होता है। कोशिका के अंदर पाया जाने वाला कोशिका अंगक में, और बहुकोशिकीय जीवों में जो काम का बंटवारा है, जो श्रम विभाजन है, वो अंगों में होता है। जैसे हाथ का काम अलग, आंख का काम अलग, नाक का काम अलग, कान का काम अलग, पाचन तंत्र का काम अलग, तो सबका कार्य अलग अलग होता है। अब चूंकि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव का बात कर रहे हैं, तो जीवन को जीने में बहुत अधिक कार्य करने का जरूरत भी बहुकोशिकीय जीव को होता है, क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है। बहुत सारी कोशिकाओं को जीवित रखना, कुछ कोशिकाएं टूट फूट हो गया तो उसका मरम्मत करना, कुछ कोशिकाएं मृत हो गई तो उस मृत कोशिकाओं का स्थान पर नई कोशिकाओं का बनना। तो इसके लिए बहुकोशिकीय जीवों को बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ती है, और एक कोशिकीय जीवों को बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम लोगों ने देखा कि कोशिका की संरचना प्रत्येक बार एक ही समान होती है, चाहे कोशिका किसी भी जीव का हो, पेड़ पौधे का हो, जीव जंतु का हो। पेड़ पौधे और जीव जंतु की कोशिका में केवल एक ही अंतर होता है, उस अंतर को भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो जंतु कोशिकाएं, इसमें तो जो जंतु कोशिका है इसमें एक झिल्ली होता है जिसे प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली भी कहा जा सकता है।
केंद्रक है, ये कोशिका द्रव्य है, इसी प्रकार का संरचना पादप कोशिका में भी होगा, परंतु जो पादप कोशिका है उसमें कोशिका झिल्ली के अलावा एक और परत होता है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। अब इसे कोशिका भित्ति की जरूरत आवश्यकता क्यों है? प्लाज्मा झिल्ली वहां अलग से कोशिका भित्ति, दोनों कोशिकाओं में केवल एक ही अंतर है। क्या अंतर है कि इसमें केवल कोशिका झिल्ली है, इसमें कोशिका झिल्ली के अलावा एक और परत है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति की आवश्यकता पादपों में इसलिए होती है क्योंकि पादपों को जंतुओं की अपेक्षा अधिक सुरक्षा की आवश्यकता। हम सभी जानते हैं कि मौसम के अनुसार हम अपने आवास को बदलते हैं, अपना पहनावा को बदलते हैं। गर्मी है तो पंखा का इस्तेमाल करते हैं, घरों में रहते हैं। बारिश है तो छाता का इस्तेमाल करते हैं, घर है। लेकिन पेड़ पौधों को हर स्थिति में, हर मौसम में एक ही जगह पे खड़े रहना होता है, इसलिए उसे अधिक सुरक्षात्मक कवच की आवश्यकता होती है। और वही सुरक्षात्मक कवच पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति के रूप में होता है। अब यहाँ पर कोशिका के बारे में एक जानकारी हम और प्राप्त करेंगे कि कोशिका के अंदर पदार्थों का वहन कैसे होता है। तो ये कोशिका है। अब इसके अंदर अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता है या फिर अन्य पदार्थों की आवश्यकता है तो अंदर कैसे जाता है, और अंदर का जो वर्ज्य पदार्थ है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर कैसे निकलता है। तो पहले ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन या फिर जल का परिवहन, एक शब्द अगर बोला जाए तो कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। तो ये सांद्रता पर निर्भर करता है और उस विधि को हम विसरण कहते हैं। सांद्रता का मतलब क्या होता है उसे समझेंगे। जैसे मान लिया जाए कि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की कमी है और कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो कोशिका के अंदर ऑक्सीजन जो है वो निम्न सांद्रता में है और कोशिका के बाहर ऑक्सीजन जो है वो उच्च सांद्रता में है। तो कोशिका के बाहर जो ऑक्सीजन है वो आसानी से कोशिका के अंदर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में प्रवेश करेगा। अब अगर कोशिका के अंदर मान लिया जाए भोजन वगैरह बना और भोजन वगैरह बनने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ जिसको कोशिका की कोई आवश्यकता नहीं है या फिर कोशिका को कार्बन डाइऑक्साइड की कोई आवश्यकता नहीं है और इस कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा यदि बढ़ता है तो इसे बाहर निकालना आवश्यक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा यहाँ पर उच्च हो जाता है और बाहर में निम्न है तो आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के बाहर निकाला जा सकता है। अर्थात कोशिका के अंदर पदार्थों का जो वहन है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में होता है और इस विधि को विसरण विधि कहा जाता है। इसे फिर से समझेंगे। अगर कोशिका के अंदर निम्न सांद्रता है किसी पदार्थ की तो बाहर से पदार्थ अंदर आएगा। अगर कोशिका के अंदर उच्च सांद्रता है किसी पदार्थ की तो अंदर से वो पदार्थ बाहर जाएगा। इस विधि को विसरण कहते हैं। इसी प्रकार की गति अगर जल की होती है, अगर जल बाहर से अंदर जाता है और अंदर से बाहर जाता है विसरण द्वारा, तो उस प्रक्रिया को परासरण कहेंगे। अन्य पदार्थों की गति को विसरण, जल की गति को परासरण। ये गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में, विधि का नाम विसरण और जल की गति परासरण। अब हम जानेंगे कि कोशिका हमारे शरीर में अलग अलग कार्य होते हैं और अलग अलग कार्य एक ही प्रकार की कोशिका करेगी या फिर कोशिका का प्रकार अलग अलग होगा। इसे जानने का हम प्रयास करेंगे। जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा था कि शरीर बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारे कार्य को करने के लिए बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो प्रत्येक कार्य को करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं हैं। चूंकि कोशिका का संरचना एक ही है, सब में कोई केंद्रक होगा, कोशिका झिल्ली होगा, कोशिका अंगक होगा, जीव द्रव्य होगा, कोशिका द्रव्य होगा। उसके बाद भी कोशिका का अलग अलग कार्य है। कैसे हम ये देखेंगे। तो कोशिका कार्य के आधार पर उनका आकार अलग अलग होता है। जैसे
हम पेशी कोशिका का अगर बात करें, पेशी कोशिका जिसके माध्यम से हमारा शरीर गति करता है, हम चल पा रहे हैं, हम कुछ लिख पा रहे हैं, हमारा हृदय धड़क रहा है, तो इस सारा काम पेशी कोशिका का है। और पेशी कोशिका का संरचना सेम है, इसमें भी केंद्रक है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव है, जीव द्रव है, सब कुछ है, बस क्या है आकार अलग होगा। तो जो पेशी कोशिका है वो लंबा होता है, पेशी कोशिका का आकार लंबा होता है। और जो रक्त कोशिका है, रक्त कोशिका आप लोग समझते हैं हमारे शरीर में जो रक्त है, वो रक्त हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, जल को, भोजन को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को इत्यादि को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने और ले जाने में मदद करता है। और ये रक्त कोशिका जो है उसका आकार गोल होता है और बीच में धंसा होता है। अब हम तंत्रिका कोशिका का बात करते हैं। तंत्रिका कोशिका जिसके माध्यम से हमारे शरीर का पूरा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, अर्थात नियंत्रण और समन्वय होता है, मतलब जो सूचनाओं को लाने और ले जाने का काम करता है। जैसे मस्तिष्क में जो चीज सोचे उस चीज को हमारे अंगों तक कार्य के लिए भेजना, हम कार्य संपन्न कर लिए तो कार्य संपन्न होने के बाद कार्य कैसे संपन्न हुआ उसका सूचना मस्तिष्क को भेजना, ये जो कार्य है ये कार्य तंत्रिका कोशिका द्वारा किया जाता है। और उसका आकार जो होता है वो शाखान्वित होता है, अर्थात पेड़ की डाल के जैसा या फिर स्टार के जैसा उसका आकार होता है, इस प्रकार से। तो ये आपका तंत्रिका, ये रक्त, ये पेशी, जितनी भी कोशिका यहाँ पर दिख रही है सब में केंद्रक है, कोशिका झिल्ली है, हर कुछ है, बस इसका आकार अलग अलग है। और आकार अलग अलग इसलिए क्योंकि इन सारे का कार्य अलग अलग है। अर्थात हम बोल सकते हैं कोशिका की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल उनके आकार में परिवर्तन होता है। उसी आकार में परिवर्तन के कारण उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। अब कोशिकाओं के जो कोशिका अंगक है, उन अंगकों का जो क्या कार्य है इस अंगक का, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड होता है, गोल्जी उपकरण होता है, इन सब के बारे में हम अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। सो अगले क्लास के लिए वेट एंड वॉच।